नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनकी तैयारी करके आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। तो कुल 3 खंड आपके पेपर में होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग इन तीनों खंडों को देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो पहला खंड अ है, जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें मैंने कुल 20 प्रश्न आपके लिए रखा हुआ है, जिसकी तैयारी करके आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। एक एक करके इन 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। इन दोनों विधाओं में आपको अंतर बताना है। जीवनी और आत्मकथा में 4-5 अंतर आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य कहते हैं उद्देश्य को, यानी लेखक इस कहानी में क्या कहना चाहता है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना है। जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी की निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता बताइए। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखा हुआ है, उन निबंधों की 4 विशेषता को यहाँ पर आपको लिखना है। 4 विशेषता लिख देंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या आपका पेपर हो जाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8307386616 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पेपर को। हम आपको पेपर सॉल्व करके वापस भेज देंगे आपके पास। जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी गद्य के 4 आरंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। यानी हिंदी गद्य के जो प्रवर्तक हैं, जो 4 आरंभिक उन्नायक हैं, उन चारों उन्नायकों के नाम लिखने हैं आपको। यानी 1800 के आसपास जो 4 उन्नायक थे, जैसे लल्लू लाल हो गए, ईसा अल्लाह खान हो गए, इन सभी चारों उन्नायकों के नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के जो 6 प्रमुख तत्व होते हैं, इन तत्वों का नाम लिखना है और एक एक लाइन इन तत्वों के बारे में आप बता देंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है और छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर्दा कहानी का मूल प्रतिपाद्य बताइए। यानी लेखक जो है पर्दा कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, पर्दा कहानी का उद्देश्य क्या है, उसी बात को यहाँ पर लिखना है। उसके उद्देश्य को लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो 7वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। इन दोनों विधाओं में क्या अंतर होता है। 4-5 अंतर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी प्रश्नों के उत्तर पड़े हुए हैं। हम यहाँ पर केवल यही बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। तो 8वां प्रश्न है इस कड़ी में, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि जो यह रचना है ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है, एक कौन सी विधा है और किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद इस रचना के बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 9वां प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक में पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, इन दोनों पात्रों के नाम आपको लिखने होंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एकांकी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। यानी एकांकी की विशेषता यहाँ पर पूछा गया है, एकांकी की परिभाषा और उसकी विशेषता। तो परिभाषा लिखने के बाद आप 3-4 विशेषता लिख देंगे तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। जो 11 नंबर प्रश्न है, इस 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम बताइए। यानी जो पंच परमेश्वर कहानी है उसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से पुरुष पात्र हैं, कौन कौन से स्त्री पात्र हैं, उन सभी पात्रों के नाम आपको बताने होंगे। उन पात्रों के बारे में भी एक एक लाइन बता देंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो 12 नंबर प्रश्न है, पाजेब कहानी के रचनाकार का नाम बताते हुए उसके प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले बताना है कि पाजेब कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और उनका आपस में क्या संबंध है, क्या रचना में उनका जो है रोल है, इसके बारे में आपको बताना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो 13 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए।
कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। 3-4 अंतर यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। जो 14 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पुरुष एवं स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। यानी झांसी की रानी जो उपन्यास है उसके प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, इन दोनों पात्रों के नाम आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो 15 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख नवीन गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी की जो प्रमुख नवीन गद्य विधा है, जैसे आत्मकथा हो गया, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, इन सभी 5-6 विधाओं के नाम आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। 16 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एकांकी और नाटक में अंतर बताइए। ये जो दोनों विधा है एकांकी और नाटक, इन दोनों में क्या अंतर होता है, 4-5 अंतर आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पिता कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। यानी लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 18 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद की 5 कहानी के नाम बताइए। यानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई 5 कहानियों के नाम यहाँ पर आपको बताने होंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 19 नंबर प्रश्न है ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। किसके द्वारा ध्रुवस्वामिनी नाटक लिखा गया है, और थोड़ा सा ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में भी बता देंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। 20 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में लेखक ने किस समस्या को उठाया है। यानी लेखक इस एकांकी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। इन 20 प्रश्नों की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा। अगर ठीक से इन 20 प्रश्नों का अध्ययन आप कर लेंगे तो जो 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको बड़े आसानी से आप सॉल्व करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब खंड ब को देख लेते हैं। खंड ब जो है आपका दूसरा खंड है जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर 9 ऐसे महत्वपूर्ण हैं प्रश्न हैं जिनको हमने आपके लिए रखा हुआ है, जिसकी तैयारी करके आपको जानी चाहिए। पहला प्रश्न है भारतेंदु जी के अनुसार भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आपके सिलेबस में जो निबंध लगा हुआ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उस निबंध के आधार पर भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए जो उपाय बताए हुए हैं उन उपायों के बारे में आपको लिखना है। तो 8-10 उपाय आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, किस प्रकार से विकसित होते हुए वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में आप लिख देंगे 200 शब्द में, तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग का उद्देश्य क्या है। लेखक इस व्यंग के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो चौथा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है शुक्ल जी की मित्रता निबंध के आधार पर मित्र के प्रमुख गुण बताइए। यानी एक मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं उसी को आपको बताना है, लेकिन शुक्ल जी की जो निबंध मित्रता है उस निबंध के आधार पर आपको बताना है। तो 8-10 गुण यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। यानी रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। छठा प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लिखिए। पंच परमेश्वर जो प्रेमचंद की कहानी है उसका सारांश आपको 200 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। 200 शब्दों में आप सारांश लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो 7वां प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि गुल्लू रेखा चित्र के आधार पर गिल्लू के चरित्र की विशेषता बताइए। जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गिल्लू है, उसमें जो गिल्लू है उसमें चरित्र में कौन कौन सी विशेषता है, उसके चरित्र की विशेषता को आपको यहाँ पर लिखना है। तो 8-10 विशेषता उसके चरित्र से संबंधित आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। 8वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो 9वां प्रश्न है अशोक के फूल निबंध में व्यक्त विचार पर प्रकाश डालिए। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध अशोक के फूल में कौन कौन से विचार व्यक्त किए हुए हैं, उन विचारों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। इन 9 प्रश्नों की तैयारी आप कर लेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे।
अगला खंड 100 है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। इसमें हमने 8 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं जिनकी तैयारी करके आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। पहला प्रश्न है उसमें हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, यानी हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, 500 शब्दों में यही आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है एकांकी कला की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा कीजिए, यानी एकांकी के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा करना है, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। तीसरा प्रश्न है ध्रुव स्वामी के चरित्र की विशेषता बताइए। जो ध्रुव स्वामी नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है उस नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसके चरित्र की विशेषता आपको बतानी होगी, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। चौथा प्रश्न है कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से वह विकसित होकर के आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी उपन्यास का उद्भव कब हुआ है, किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जो छठा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी तत्वों के आधार पर गैंग्रीन कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी कहानी के जो 6 तत्व होते हैं उन 6 तत्वों के आधार पर गैंग्रीन कहानी की समीक्षा आप करेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो 7वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त जो नाटक का नायक है उसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी को यहाँ पर आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो 8वां और अंतिम प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी के संवेदना और शिल्प पर प्रकाश डालिए। क्या उसकी संवेदना है, किस शिल्प का प्रयोग उसमें किया गया है, उसके संवेदना और शिल्प के बारे में आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। तो दोस्तों तीनों खंडों में जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं उनकी तैयारी आप करके जरूर परीक्षा में जाइएगा। अगर इन सभी प्रश्नों की ठीक प्रकार से तैयारी आप कर लेंगे तो आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।